केमिस्ट्री का क्लास 10th का एक चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, कौन सा? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी? कार्बन की। कार्बन की बात करने वाले हैं कि कार्बन क्या है? एक एटम है, जितने पीरियड टेबल है उसमें से एक एटम है कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो कैसे होगा? 2,4 पढ़ा होगा आपने कि LMN करके होता है, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा? 2,4 होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो 2,4 होता है किसका? कार्बन का। तो अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं किसके? दो तरीके के बॉन्ड होते हैं, एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी? आयोनिक बॉन्ड के बारे में। आयोनिक बॉन्ड के बारे में। ठीक है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है? इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज़ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। ठीक है, ये क्या है? कैटायन और एनायन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। जैसे कैटायन कैसे बनता है और एनायन कैसे बनता है, तो हम बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, ये जो बॉन्ड होता है वो मेटल, ये जो बॉन्ड होता है वो मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में बनता है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है कौन सा? आयनिक बॉन्ड। मेटल कौन सा है? जैसे सोडियम है और यहाँ पर नॉन मेटल कौन सा है? क्लोरीन है। सोडियम है और दूसरा नॉन मेटल हमारा क्या है? क्लोरीन है। सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, क्योंकि लूज़ क्यों कर रहा है? क्योंकि ये क्या है? मेटल है। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना, नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो क्या बना लेगा? Na+ बना लेगा। ऐसे ही सिमिलरली नॉन मेटल क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बना लेगा? Cl- बना लेगा। Cl- बना लेगा। बन हम लिखते नहीं है तो Cl-। ठीक है, ये Na+ है। Na+ ये क्या है? कैटायन है और Cl- ये क्या है? एनायन है। जब आपस में ये एक दूसरे से मिलते हैं तो फॉर्मेशन होता है किसका? आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है, NaCl के बीच में जो बॉन्ड बना है, ये कौन सा बॉन्ड है? हमारा आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, ये कौन सा बॉन्ड है? हमारा आयनिक बॉन्ड है। बात समझ में आ गई? तो किसके बीच में होता है? ये कैटायन और एनायन के बीच में होता है। ठीक है, दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल दूसरा हम लेते हैं MgCl2 का। Mg और क्लोरीन का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम किस में आता है? मैग्नीशियम की टेंडेंसी होती है 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी होती है। क्या होती है मैग्नीशियम की टेंडेंसी? 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की। ठीक है, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, क्या बना लेगा? Mg+2। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, क्या बना लिया? Mg+2। ऐसे ही सिमिलरली क्लोरीन क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लेकिन एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लेकिन हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कितने क्लोरीन लेना पड़ेंगे? 2 क्लोरीन लेना पड़ेंगे। ठीक है, तो जब भी Mg+2 और Cl- आपस में मिलेंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? MgCl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। MgCl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। हमने Cl क्लोरीन 2 क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पर Mg पर कितना चार्ज है? +2 चार्ज है। एक क्लोरीन पर -1, 2 क्लोरीन हमने इसलिए लिए तो ताकि क्या हो जाए? चार्ज के बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो हमें बात समझ में आ गई। मोटा हमने पढ़ा कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। किसके बीच में? कैटायन और एनायन के बीच में। ठीक है, और मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, याद रखना। ठीक है, दूसरा आता है क्या? कोवैलेंट। दूसरा आता है क्या? कोवैलेंट। दूसरा हम बात करने वाले हैं, अभी हमने पढ़ा आयनिक बॉन्ड और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं क्या? कोवैलेंट बॉन्ड। याद रखना, कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है? नॉन मेटल बीच में बनता है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो किसके बीच में बनता है? नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोवैलेंट बॉन्ड तब ही बनेगा जब हमारा आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, और कोवैलेंट का मतलब क्या होता है? कोवैलेंट होता है आपस में क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। बॉन्ड हमेशा जब भी बनता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से बनता है, और इसमें क्या करेंगे? दोनों नॉन मेटल आपस में एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। इक्वल शेयरिंग होती है दोनों के बीच में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन हमने लिया, एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन हमने लिया। ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? 1 हो गया। दूसरी तब भी हमने नॉन मेटल कौन सा ले लिया? हाइड्रोजन ले लिया। इसका एटॉमिक नंबर भी वही सेम 1 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर भी 1 ही आता है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन 2। और याद रखना
हर कोई एटम चाहता है कि उसका जो ऑक्टेट होता है वो हमेशा क्या हो, उसका बैलेंस हो। ऑक्टेट मतलब जो उसकी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन हो वो मैक्सिमम 8 होना चाहिए, ठीक है। तो आपस में बैलेंस, ताकि जितनी भी इनर्ट गैसेस वगैरह होती हैं वो रिएक्ट क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि उनका जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है। जैसे कि हीलियम ले लो, ठीक है, तो उनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। नियॉन हो गया, ठीक है। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये क्या करते हैं, आपस में शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। याद रखना, हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सारे के सारे क्या करना चाहेंगे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेंगे। ये सिर्फ हाइड्रोजन ही होता है जो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। ड्यूप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसका था, 1 इलेक्ट्रॉन इसका था, ठीक है। दोनों का 1 इलेक्ट्रॉन ने शो कर दिया, ठीक है। ये क्या करेगा, इसने इसके इलेक्ट्रॉन को देखा और इस वाले हाइड्रोजन ने इस वाले इलेक्ट्रॉन को देखा, तो कहा आपस में आओ बॉन्ड बनाएं। क्या बोला, आओ बॉन्ड बनाएं। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही सिमिलरली ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को देखेगा और बोलेगा क्या, आओ बॉन्ड बनाएं। तो ऐसे इसी तरीके से ये वाला हाइड्रोजन भी क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो इस हाइड्रोजन के भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इस हाइड्रोजन के भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसलिए इसका जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है H, सिंगल बॉन्ड H। तो इसमें जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड तभी बनता है जब हमारा आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा क्या होगा, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। इस वाले ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 8 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे 2,6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे 2,6। तो ये क्या करना चाहेगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। शो कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। दूसरा वाला ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके 6 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, कहेंगे आओ बॉन्ड बनाएं। क्या कहेंगे, आओ बॉन्ड बनाएं। ये क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, ये क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली इस ऑक्सीजन की तरह ये भी ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन के आपस में क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा, ठीक है, आपस में शेयरिंग कर लेगा। अब इस ऑक्सीजन के हम इलेक्ट्रॉन देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 इसने इसके साथ शेयर कर लिए, कितने होंगे, 8। ऐसे इसी ऑक्सीजन के साथ भी क्या देखेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले थे आउटर मोस्ट सेल में, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, इसके पास भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। सबका मकसद एक ही होता है कि उसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन से फ़ायदा क्या है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, वो एक इनर्ट गैस बन जाती है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल 3 लेते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच में हमने देखा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे शो कर देंगे। तो कितने बॉन्ड यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ, 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 बॉन्ड के। याद रखना, एक बॉन्ड जब भी बनता है तो हमेशा याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से बनता है। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन का मिलने से ये 2 बॉन्ड बने हैं, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं किसका, नाइट्रोजन का। ये N है, ये N है, नाइट्रोजन दोनों। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है तुम्हारा 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। इसका भी 7, इसका भी 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कैसे करेंगे, 2,5 बात समझ में आ गई। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा तो इसकी आउटर मोस्ट में हमें देखने को मिला यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। हमने एग्जाम्पल कौन सा लिया है, N2 मतलब नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, ठीक है। इसके 5 इलेक्ट्रॉन हम शो करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस वाले नाइट्रोजन ने इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। इस 5 इलेक्ट्रॉन ने इसके 3 इलेक्ट्रॉन देके तो बोला कि आओ बॉन्ड बनाएं। क्या बोला, आओ बॉन्ड बनाएं। तो ये आपस में शेयर कर लेते हैं, कौन कौन से, अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। ऐसे करके शेयर कर लेते हैं आपस में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये शेयर कर लेते हैं। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 3 2 5 और 3 8। इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सिमिलरली इसका भी क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से इसका भी, दूसरे वाले नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि नाइट्रोजन था, यहाँ पर भी नाइट्रोजन था, तो इसके बीच में जो बॉन्ड बने वो 3 बॉन्ड बने।
इसके बीच में जो बॉन्ड बने वो 3 बॉन्ड बने, बाकी के जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब यहाँ पर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया जिन इलेक्ट्रॉन ने, वो क्या हो गए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए, और जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया बॉन्डिंग में वो कौन से इलेक्ट्रॉन हो गए, हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस नाइट्रोजन पर भी कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2, इस नाइट्रोजन पर भी कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, तो ये शो करने का तरीका है। ये हमने देखा कि H2 में देखा, ऑक्सीजन में देखा, और H2 में देखा, O2 में देखा, और तीसरा हमने किस में देखा, N2 में देखा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे एक मन में क्वेश्चन आता है, सर आपने हमें कार्बन पढ़ाया, कार्बन कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था इसका, 2,4, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना था, 6। तो सर मन में एक सवाल आता है कि वाई कार्बन नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड, कि कार्बन सर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों नहीं करता है। तो इसका जवाब देते हुए मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि ये जो कार्बन होता है उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। या तो वो कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। तो हमने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड जो भी होता है उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, एक कैटायन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब मुझे देख के बताओ, इसमें 4 आटोमोस्ट शेल में हैं, तो इसको ज़रूरत कितने इलेक्ट्रॉन की है, 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तभी तो इसका कार्बन का ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट होगा। या तो कार्बन ऐसा करे कि 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, लूज कर दे, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो इसका क्या हो जाएगा, डुप्लीट कंप्लीट हो जाएगा। अब मुझे देख के बताओ, मान लो इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए, कार्बन है, ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ने भी कितने, इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन भी इसके पास कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, मान लो इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, C4+ बना लिया, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। ठीक है, तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने बचे, 6 में से 4 निकल गए, कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, और प्रोटॉन कितने बचे, इसके पास 6 के 6 ही रहे। ठीक है, तो मुझे देख के बताओ, जो बैलेंसी होती है, जो स्टेबिलिटी होती है न्यूक्लियस के अंदर, कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच से मिलकर आपस में स्टेबिलिटी बनती है। लेकिन यहाँ पर जो पहले क्या था, पहले कार्बन स्टेबल था क्योंकि उसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन थे और 6 ही प्रोटॉन थे, लेकिन उसने बाद में क्या करा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2, प्रोटॉन कितने बचे, 6। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बैलेंस नहीं कर पाता है कितने, 6 प्रोटॉन को, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, हमें इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, हमें इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। तो इसलिए तो कार्बन हमारा 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि हमें यहाँ पर इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 6 इलेक्ट्रॉन को, 6 प्रोटॉन को कैरी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो दूसरा मन में सवाल आता है, सर समझ गए हम कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन ले तो सकता है सर, चलिए देखते हैं 4 इलेक्ट्रॉन ले के भी देखते हैं। कार्बन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, C-4। ठीक है, तो पहले कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, प्रोटॉन कितने थे इसके पास, 6। इसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, गेन कर लिए, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बन गए हमारे पास, 10 इलेक्ट्रॉन बन गए। कितने इलेक्ट्रॉन बन गए, 10। प्रोटॉन कितने थे, प्रोटॉन भाई सेम थे, 6। तो सर हमें देखने को मिला कि पहले कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 ही प्रोटॉन थे, लेकिन बाद में इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लिया, C-4। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बढ़ गए, कितने हो गए, 10 हो गए, और प्रोटॉन कितने हो गए, 6 हो गए। तो सर हमें यहाँ देखने को मिलता है कि जो प्रोटॉन होते हैं 6 होते हैं, वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन के। तो जो 6 प्रोटॉन है वो कैरी नहीं कर पाएंगे किसको, 10 इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिलती है, इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। तो इसी बात से हमें पता चलता है कि कार्बन क्या होता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। तो सर इसके पास क्या चाह रहा है, तो इसके पास एक ही तरीका है, ये क्या कर सकता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करता है। जैसे यहाँ पर कार्बन है, 4 इसके ऑटोमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। ठीक है, और दूसरा हमने हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इसको
हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, इसको कितना एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए हाइड्रोजन का, क्योंकि ये आपस में क्या कर लेगा, ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेगा। और इस कार्बन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ये आपस में कंप्लीट करने के लिए। तो इसी तरीके से ये इस इलेक्ट्रॉन को, कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलता है और क्या कर लेता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। ये जो बॉन्ड बनता है ये शेयरिंग से बनता है, और शेयरिंग से बॉन्ड जब भी बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो इसीलिए एक हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बना, तो इसी तरीके से हम कितने हाइड्रोजन ले लेंगे, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन लेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर कितने हाइड्रोजन ले लेंगे, 4 हाइड्रोजन ले लेंगे। कितने हाइड्रोजन ले लेंगे, 4 हाइड्रोजन ले लेंगे। ठीक है, ये इससे बन जाएगा और ये आपस में शेयर कर लेंगे, ये आपस में शेयर कर लेंगे। तो हमें देखने को मिला कि कार्बन जो कि 4 वैलेंसी शो करता है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं। कार्बन 4 वैलेंसी शो करता है और 4 ही क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। चारों के चारों कौन से बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। बात समझ में आ गई। तो एक मन में सर सवाल आता है, सर आप सिर्फ कार्बन कार्बन ही क्यों बताते जा रहे हैं, मतलब कार्बन में ऐसा क्या है कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही छाया हुआ है पूरी केमिस्ट्री में। ठीक है, तो चलिए हम इसका भी सवाल का जवाब देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि वाई कार्बन कार्बन। ठीक है, तो इसमें आता है एक क्वेश्चन आता है कि नेचर, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कि वाई सब में कार्बन कार्बन हमें देखने को क्यों मिला। एक रीज़न है क्या इसका, कैटिनेशन। एक रीज़न है क्या इसका, कैटिनेशन। दूसरा है क्या, टेट्रा वैलेंसी। दूसरा क्या है इसका, टेट्रा वैलेंसी। जो कैटिनेशन होता है, कैटिनेशन होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर, क्या बोल देते हैं, कैटिनेशन बोल देते हैं। और टेट्रा वैलेंसी क्या होती है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। मैक्सिमम कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, टेट्रा वैलेंसी। कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि कार्बन कार्बन आपस में मिलकर क्या कर सकता है, बहुत लंबी एक चेन बना सकता है। कार्बन कार्बन आपस में मिलकर क्या कर सकता है, एक बहुत बड़ी चेन बना सकता है। टेट्रा वैलेंसी मतलब कार्बन 4 वैलेंसी शो करता है और 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। बात समझ में आ गई। ठीक है, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या होता है हमारा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब सर आपने तो ये बताया नहीं हाइड्रोकार्बन क्या होता है, और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड लिख दिया। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो उसी को चेन को क्या बोल देते हैं हम, हाइड्रोकार्बन बोल देते हैं। बात समझ में, हाइड्रोकार्बन बेसिकली क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन ही है। ठीक है, तो जहाँ पर भी कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ हो उसे हम क्या बोल देंगे, हाइड्रोकार्बन बोल देंगे। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या फ़र्क है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल देते हैं। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम उसे क्या बोल देते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल देते हैं। बात समझ में आ गई। अगर सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, फिर एक चीज़ और आती है दूसरी, एक आती है होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, इसमें अगर सिमिलर टाइप के ही एटम की एक चेन होती है, ये क्या होती है, सिमिलर टाइप के एटम की क्या होती है, चेन होती है। जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, एक बहुत बड़ी चेन बना दी हमने कार्बन कार्बन की, तो ये क्या होगी हमारी होमोलोगस सीरीज होगी। दूसरा आता है क्या हमारा, हेट्रोलोगस। दूसरा क्या आता है हमारा, हेट्रोलोगस। दूसरा क्या आता है हमारा, हेट्रोलोगस सीरीज। हेट्रोलोगस क्या होती है, अगर हम इसके बीच में, होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, सिमिलर टाइप के एटम होते हैं, और हेट्रोलोगस सीरीज में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के एटम होते हैं। जैसे कार्बन नाइट्रोजन अटैच हो गया, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन अटैच हो गया, यहाँ पर CN होता है, साइनाइड ग्रुप होता है ये। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो कार्बन नाइट्रोजन अटैच हो गया, ये क्या होगा, डिफरेंट टाइप के क्या होगा, एटम होगा, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे, हेट्रोलोगस सीरीज बोल देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर की जो नेमिंग होती है, कि कार्बन कार्बन की चेन की जो नेमिंग होती है वो हम किस तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में बाद में देखने वाले हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर कि जो कार्बन कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उनकी नेमिंग हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें वर्ड रूट की बात करते हैं। सबसे पहले हम
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है 1 2 3 4 5 6 7। तो इनके लिए नेम होता है, इनके लिए जो नेम होता है, 1 कार्बन के लिए हम लगाते हैं क्या, मैथ, 2 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, एथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नैन और 10 कार्बन के लिए डेक, ठीक है। तो अगर 1 कार्बन दे रखा होगा हमें चेन में, प्रिंसिपल कार्बन चेन में अगर हमें 1 कार्बन दे रखा हो तो वहाँ पर मैथ लगाएंगे, 2 कार्बन होंगे तो एथ लगाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर 1 2 3 बैलेंस करने के लिए यहाँ पर टोटल मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनेंगे, 4, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, ये बैलेंस कर लेंगे हम इस तरीके से, ठीक है। बैलेंस में कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जितनी बैलेंस उसकी बस्ती है कार्बन की, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लगा देना। अब मुझे देख के बताओ यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं, 1 2 3। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं, 3। 3 के लिए हमें पता है क्या लगाना है, हमें प्रो, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका नेमिंग क्या हो जाएगी, प्रो। बीच में एक सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, इन लग जाएगा, बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, इन लग जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ और, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो हम उसे, इसकी जो नेमिंग होती है वो एन लगाते हैं। कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो इन लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आयन लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आयन लगाते हैं। तो इसलिए जो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था इसलिए हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया लास्ट में। यहाँ पर एन क्यों लगाया सर, क्योंकि कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एन लगा दिया। डबल बॉन्ड होता तो इन लगा देते, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आयन लगा देते। बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं किसकी, फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो क्या करते हैं, उस कार्बन की चेन की प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं, ठीक है। मेनली हम इसमें 4 ही फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से, सबसे पहला आता है हमारा कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा आता है हमारा एल्डेहाइड, दूसरा क्या आता है हमारा एल्डेहाइड। तीसरा क्या आता है हमारा ओन कीटोन, तीसरा क्या आता है हमारा कीटोन। और चौथा क्या आता है हमारा एल्कोहल, चौथा हमारा क्या आता है, एल्कोहल आता है, ठीक है। तो हम बेसिकली फंक्शनल ग्रुप में 4 ही, ये प्रायोरिटी वाइज भी है, ठीक है। अगर कार्बन चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन एक साथ है तो हम मेन फंक्शनल ग्रुप कैसे मानेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को मानेंगे, ना कि कीटोन को। ये प्रायोरिटी वाइज भी है, ठीक है। बात समझ में आ गई, एल्डेहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डेहाइड, कीटोन और तुम्हारा एल्कोहल। और एल्डेहाइड के लिए क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या आता है, हमारा जो सफिक्स आता है वो हमारा क्या आता है, ओइक एसिड आता है। क्या आता है, ओइक एसिड आता है। एल्डेहाइड के लिए हमारा जो सफिक्स आता है वो क्या आता है, हमारा अल आता है। कीटोन के लिए हमारे क्या सफिक्स आता है, ओन आता है। अल्कोहल के लिए क्या आता है, हमारा ऑल आता है। ये हमें याद ही करना है, ठीक है। प्रायोरिटी वाइज भी है ये फंक्शनल ग्रुप। इन फंक्शनल ग्रुप से क्या चेंजेस आते हैं, पूरी की पूरी कार्बन चेन में जितने भी जो चेंजेस वगैरह आते हैं, सारे के सारे कौन कराते हैं, फंक्शनल ग्रुप ही कराते हैं। ये पूरी प्रॉपर्टी को चेंज करा देते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर कहीं पर तुम्हें फंक्शनल ग्रुप में दिख जाता है तो वहाँ पर हम क्या लगा देंगे, ओइक एसिड लगा देंगे। एल्डेहाइड दिख जाता है तो अल लगा देंगे। कीटोन दिख जाता है तो ऊन लगा देंगे। और एल्कोहल दिख जाता है तो हम ऑल लगा देंगे। बात समझ आ गई। इस पर सिर्फ एक क्वेश्चन कर लेते हैं और यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं हम यहाँ पर। सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर जितने भी एटम या मॉलिक्यूल या कंपाउंड कुछ भी दिखता है तुम्हें फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर, वो सारे के सारे किसमें आते हैं, हमारे सब्स्टिट्यूएंट में आते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट में आते हैं। जैसे फ्लोरीन अगर सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में दिखता है तो हम वहाँ पर क्या लगा देंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे फ्लोरो। क्या लगा देंगे, फ्लोरो। इसी की तरह क्लोरीन है तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, क्लोरो लगा देंगे। क्यों, इसके हम क्या लेते हैं, प्रीफिक्स लेते हैं। याद रखना, सब्स्टिट्यूएंट के हम हमेशा क्या लेते हैं, प्रीफिक्स लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप के हम क्या लेते हैं, सफिक्स लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे सब क्लियर हो जाएगा।
क्या है जनरल वे ऑफ राइटिंग है किसका, IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखेंगे तो ये याद रखना किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को लिखेंगे अगर उसमें गिवन होती है, और उसके बाद क्या लिखेंगे, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। तीसरा लिखेंगे वर्ड रूट वही एक कार्बन के लिए मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, ये सारा का सारा क्या हमारा वर्ड रूट है। फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ DB का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लगा देंगे, डबल बॉन्ड होगा तो इन लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आयन लगा देंगे। फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और उसके बाद सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप पोजीशन कौन सी है, कितने नंबर पर है, ठीक है। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कार्बन 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 और यहाँ पर COOH, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ कंपाउंड हमें दे रखा है। अब हमसे पूछा है कि इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें क्या निकालना है कर रहे हैं, ठीक है। ये कंपाउंड हमें कोई गिवन दे रखा है, अब हमें इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर निकालना है। ये जो हमने ऊपर लिखा है वो इससे पूरी बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं फंक्शनल ग्रुप। याद रखना जब भी कोई कंपाउंड वगैरह तुम्हें देखने को मिलता है तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप देखना है। तो यहाँ पर हमें फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल गया, कौन सा हमारा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट होता है तो चेन हम कहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, वहीं से स्टार्ट कर देते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को लेते हुए चेन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये हमने चेन ले ली। अब हमारे साथ दिमाग में आता है सर नंबरिंग कहाँ से करें। याद रखना जब भी फंक्शनल ग्रुप जो होता है अगर उस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट होता है तो वहीं से हम क्या कर देते हैं, इसकी नेमिंग को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे 1 2 3 4 और 5, बात समझ में आएगी। ये क्या होगी, इसकी नेमिंग होगी। तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, अब हमें देखना है यहाँ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है कि नहीं है। यस सर ब्रोमीन है, यहाँ पर ये क्या है हमारा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पोजीशन लिखेंगे, कितने कार्बन पे, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है ब्रोमीन के लिए मैंने बोला था क्या आता है, ब्रोमो आता है। तो 4 ब्रोमो, यहाँ पर पोजीशन भी होगी 4, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी हो गया ब्रोमो, ठीक है। अब आता है वर्ड रूट, कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 कार्बन प्रेजेंट है। मैंने बोला था 5 कार्बन के लिए क्या आता है, पेंट आता है, क्या आता है, पेंट आता है। 5 कार्बन के लिए क्या आता है, पेंट आता है, ठीक है। 5 कार्बन के लिए क्या आता है, पेंट आता है। और यहाँ पर हमने वर्ड रूट भी लिख लिया। अब हमें दिखाना है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है। यस सर बिल्कुल प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हमें वहाँ पर उसकी पोजीशन को शो करना रहता, उसकी पोजीशन को शो करना रहता। शो करते हैं कि कितने कार्बन में प्रेजेंट है, 2 कार्बन पे क्या है, इन 2 इन 2 कार्बन पे क्या है हमारा यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 इन, ठीक है। इन मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर क्या है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, इन लगा दिया। अब कहता है कि पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एक कार्बन पे ही क्या है फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है। जब भी एक कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप होता है तो वहाँ पर हम 1 नहीं लिखते हैं। फिर उसके बाद आता है सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आता है ओइक एसिड, तो 1 ओइक एसिड, ठीक है। तो इसका हमने नेमिंग ले लिया, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड। ये इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन ओइक एसिड, 2 इन ओइक एसिड। ये इसका क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा किसका, इस कंपाउंड का, ठीक है। बात समझ आई, ठीक है, थैंक यू।